अंधा वचन और विचित्र दीपक। ये एक और चित्र है दोस्तों। विजयनगर के राजा चित्रगुप्त और उसकी पत्नी पल्लवी रानी पल्लवी रीति रति और कामदेव की साक्षात मूर्ति थे। दोनों की सुंदरता बेजोड़ नमूने थे। जो भी उन्हें देखता ठगा सा रह जाता था। आचार्य व्यापारी होने के नाते नगर नगर घूमता हूँ, पर राजा रानी की ऐसी सुंदरता जोड़ी मैंने कभी नहीं देखी। लगता है भगवान ने राजा चित्रगुप्त और रानी पल्लवी को एक दूसरे के लिए बनाया है। विजयनगर की प्रजा अपने राजा रानी को बहुत चाहती थी। यूं तो राजा चित्रगुप्त के पास सब कुछ था, अगर कुछ कमी थी तो सिर्फ एक बात की उन्हें कोई संतान नहीं थी। पता नहीं हमारे महाराज के भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं। वो भगवान कितना निर्दयी है, उसने राजा को कुछ सब सुख दिए पर औलाद का सुख कभी नहीं दिया। भाई भगवान के घर देर अंधेर नहीं, देर सवेर महाराज को संतान का सुख अवश्य मिलेगा। उधर राजा चित्रगुप्त अपने इस विषय में सोचकर चिंतित हो उठते थे। हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, हमारे महल के आंगन में अभी तक हमारी संतान की कलरक नहीं गूंजी। क्या निसंतान रहेंगे? क्या हमें अपने संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? दूसरी और राजा चित्रगुप्त जब भी किसी बात पर उदास होते तो रानी पल्लवी उन्हें देखकर यही सोचती, लगता है महाराज संतान न होने से दुखी रहते हैं। मैं कैसी अभागिन हूँ जो इसे संतान महाराज को पिता कहलाने का सुख न दे सकी। इस प्रकार धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक बार राजा चित्रगुप्त अपने मंत्रियों व प्रधानमंत्री के साथ महल में विभिन्न विषयों पर वार्तालाप कर रहे थे तो एकाएक प्रधानमंत्री सल सल सलभ सेन ने चित्रगुप्त से कहा, महाराज मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कौन सी बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? से कहने के लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? आप जो भी कहना चाहते हैं निर्भय हो कहिए। महाराज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विजयनगर का राजमहल कब तक इस प्रकार सन्नाटे में डूबा रहेगा? हमारे महल में सन्नाटा तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है प्रधानमंत्री जी? महाराज यूँ तो कहने को इस महल में असंख्य लोग हमेशा चहलकदमी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों महल में अजीब सा निशंता छाई रहती है, जिसका एक ही कारण है महाराज। वह कारण है इस महल में बहुत समय से किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। महाराज अब समय आ गया है जब महल को इस देश की एक नन्हा युवराज चाहिए। अब बहुत दिनों तक आपसे यह बात कहना चाहता था। ओह, तो तुम हमसे यह बात कहना चाहते थे? कहकर चित्रगुप्त सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री आप का कथन उचित है। संतान देना या न देना भगवान के हाथ में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? महाराज ऐसा न कहिए, आप चाहे तो ऐसा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी हम समझते नहीं। तो सुनिए महाराज, हमें यह लगता है रानी पल्लवी बांझ, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए आपको दूसरा विवाह करना चाहिए। प्रधानमंत्री तुम होश में तो हो, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? चित्रगुप्त का बदला व्यवहार देखकर प्रधानमंत्री सुलभसेन घबरा गए, नीचे कर ली। तब अन्य मंत्रियों ने उठकर सम्मिलित स्वर में चित्रगुप्त से कहा, महाराज प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, संतान के लिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, चाहे निसंतान न्यायतरिकता व तर्कसंगत। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पश्चात राजवंश का समाप्त हो जाएगा। मंत्रियों की बात सुनकर चित्रगुप्त को और क्रोध से भड़क उठा और फिर बिखरता हुआ चिल्लाया, या हमारे बाद हमारा राजवंश समाप्त होता है तो होता रहे, सिर्फ संतान पाने के लिए हम दूसरा विवाह कदापि नहीं करेंगे। रानी पल्लवी हमें प्राणों से अधिक प्यारी है, हम
उसकी छाती पर सोत लाकर नहीं बिठाएंगे। कहकर चित्रगुप्त अपने स्थान से उठा क्रोध में पांव पटकता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। समस्त मंत्री प्रधानमंत्री सलभ संबद्ध अपने स्थान पर बैठे रह गए। चित्रगुप्त सीधा अपने राजमहल में पहुंचा। महाराज, आप कुछ क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? लेकिन चित्रगुप्त ने पलवी की एक नजर डाली और तत्काल अपनी नजरें नीचे उठ कर ली। क्या बात है महाराज, आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे? रानी पलवी, आज प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने तुम्हारे बारे में ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिसे हम सुनकर हमारी आत्मा बुरी तरह कचोट रही है। प्रधानमंत्री महाराज, क्या आप मुझे उस शब्द के बारे में बताएंगे जिसे प्रधानमंत्री जी और मंत्रियों ने, हमारे सभी सदस्यों ने मेरे लिए प्रयोग किया है? तुम उस शब्द को नहीं सुन नहीं सकोगी रानी। चित्रगुप्त ने लाख टालना चाहा, पलवी बार बार अनुरोध करने पर उसने बताना पड़ा। तुम नहीं मानते तो सुनो, वे तुम्हें बांस कहते हैं क्या? हाँ रानी, वे लोग बांस समझते हैं और चाहते हैं कि संतान के लिए हम दूसरा विवाह करें। ओह! तब उन्हें धड़कते हुए दिल से चित्रगुप्त से पूछा, तब आप इस विषय में क्या निर्णय है महाराज? क्या आप दूसरा विवाह करेंगे? कहकर पलवीन की नजरें झुका ली और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसकी आंखों में आंसू देखकर चित्रगुप्त ने उसे गले से लगाते हुए कहा, रानी, दिल क्यों छोटा करती हो? विश्वास करो, अगर हम संतान नहीं होती तो तुम्हारी कोख से ही होगी, और हमारे संतान न भी हो तो हम तुम जैसी प्यारी रानी को छोड़कर दूसरा ब्याह कदापि नहीं करेंगे, हमारा अटल निर्णय है। महाराज, मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व है। भगवान हर स्त्री को आप जैसा पति दे। कहकर पलवी चित्रगुप्त के पैर छू लिए। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा चित्रगुप्त शिकार खेलने वन गए। वन में शिकार खेलते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक ओर पड़ी तो वह बुरी तरह चौंके। वो, इस बियाबान जंगल में यह कोई स्त्री बेहोश पड़ी है, एक घोड़ा भी उसके पास खड़ा है। कौन है यह? मुझे पास चलकर देखना चाहिए। वह वहां पहुंचकर चित्रगुप्त ने झरने का पानी अंजलि में भरा और छींटे बेहोश युक्ति के मुख पर मारे। पानी के छींटे पड़ते ही युक्ति की चेतना का संसार हुआ, वह मुख से कराह निकल गई। आह! लगता है वो होश आ रहा है। आह! अगले ही पल युक्ति अपनी आंखों खोलकर सामने चित्रगुप्त को पाकर हड़बड़ा उठी। आप डरो नहीं, मैं विजयनगर का राजा चित्रगुप्त हूँ। इस वन में शिकार खेलने आया था, तुम यहाँ बेहोश पड़े देखा, तुम्हारे पास रुक गया। क्या तुम बताओगी तुम कौन और बेहोश कैसे हुई? युक्ति मंत्रमुग्ध से चित्रगुप्त की ओर देखती हुई बोली, मैं धौलदेश की राजकुमारी कोमल हूँ। मैं इस वन में शिकार खेलने आई थी। न जाने कैसे दौड़ते हुए मेरे घोड़े को ठोकर लगी और मैं कलाबाजियाँ खाती हुई पृथ्वी पर गिरी और तत्काल बेहोश हो गई। ओह, यह बात है। कहते हुए चित्रगुप्त ने राजकुमारी कोमल के मुख की ओर देखा। कोमल को मंत्रमुग्ध अपनी ओर देखते पाकर बोला, राजकुमारी कोमल, तुम इस प्रकार पलक मेरे मुख की ओर क्यों देख रही हो? ऐसा मुझ में क्या है? महाराज, आप क्या जानते कि आपके व्यक्तित्व में कैसे सम्मोहन शक्ति है? आप सुंदर पुरुष है महाराज। राजकुमारी आगे के शब्द चित्रगुप्त के मुंह में ही रह गई। महाराज, इस प्रथम मुलाकात में आपने व्यक्तित्व ने मुझ पर जादू कर दिया है, इसलिए मैं निर्लज्ज होकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हूँ? महाराज, आप जैसे सुंदर व सजीला युवक मेरा पति बनना योग्य है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी कोमल? तुम्हारी आयु और मेरी आयु में फर्क है, फिर तुम इन बातों को नहीं जानती कि मैं पहले से विवाहित हूँ। चंद्रदेश में राजकुमारी पलवी हमारी पत्नी है। आप पहले से विवाहित होने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। रानी पलवी मेरी बहन की तरह मानूंगी। बस आप मुझसे विवाह अपनी पत्नी बना लीजिए। नहीं राजकुमारी, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं अपनी रानी से अर्थात प्यार करता हूँ, उसे त्याग कर तुम्हें दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करो। इतने निष्ठुर न बनो मेरे प्राण, निवेदन है कि इसे न ठुकराओ।
कोमल, एक राजकुमारी होकर तुम किसी पुरुष के आगे इस प्रकार गिड़गिड़ा रही हो, बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो क्या महाराज आपको मेरी विनती स्वीकार है? नहीं राजकुमारी, मेरा फैसला अटल है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इतना कहकर चित्रगुप्त अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से जाने को हुआ। तब राजकुमारी क्रोध में भरकर कहा, राजा चित्रगुप्त, तूने मेरी विनती ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। जाओ, मैं प्रण करती हूँ कि एक दिन तुम्हारी पत्नी अब बनकर दिखाऊंगी। वह दिन कभी नहीं आएगा। राजकुमारी कहकर चित्रगुप्त अपने घोड़े पर रेड लगाई वहां से चला गया। तब कोमल अपने घोड़े की ओर बढ़ी। राजा, मैं राजा चित्रगुप्त से अटल फैसले को बदल कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मुझे यहाँ से सीधे चंडाल तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वह तो राजा चित्रगुप्त को वश में करने का कोई न कोई उपाय मुझे अवश्य बताएगा। सीधी चंडाल तांत्रिक के पास पहुंची। राजकुमारी कोमल, आप यहाँ? हाँ चंडाल तांत्रिक, मुझे तुमसे बहुत आवश्यक कार्य है। कोमल ने विस्तार पूर्वक चंडाल को राजा चित्रगुप्त के बारे में बताया और अंत में कहा, चंडाल, चाहे कैसे भी हो, राजा चित्रगुप्त से विवाह करना चाहती हूँ। तुम जरा अपनी शक्तियों द्वारा मुझे पता लगाओ कि मैं किस प्रकार चंद्रगुप्त से विवाह कर सकती हूँ। जो आज्ञा राजकुमारी। चंडाल तुरंत ही खोपड़ी को हाथ में लिया और आंखें मूंद कर ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर कोमल से कहा, राजकुमारी जी, राजा चित्रगुप्त अपनी रानी पल्लवी से अटूट प्यार करता है। वह किसी हालत में दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, यदि रानी पल्लवी उसे दूसरा विवाह करने को कहे तो वह दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। भला रानी पल्लवी चित्रगुप्त से दूसरा विवाह करने को क्यों कहेगी? चंडाल, तुम्हारा कहना ठीक है राजकुमारी। रानी पल्लवी राजा चित्रगुप्त से बहुत प्यार करती है, वह किसी भी हालत में ऐसा नहीं कहेगी। रानी पल्लवी अपने स्वर्गीय ससुर महाराज जयगुप्त का बहुत आदर करती है। वह राजा जयगुप्त के आदेश के बिना अच्छा बुरा सोचे समझे मानती थी। यदि स्वर्गीय महाराज जयगुप्त राजा रानी पल्लवी से कहे कि चंद्रगुप्त दूसरे विवाह के लिए तैयार करे तो वह अपने ससुर का कहना नहीं टालेगी। तब रानी पल्लवी को ऐसा कहने के लिए किसका दबाव दबाव पड़ना चाहिए? तांत्रिक, लेकिन मृत्यु लोक प्राप्त राजा चंद्रगुप्त भला पल्लवी से यह सब कैसे कह सकती है? राजकुमारी जी, मैंने मेरी तंत्र विद्या किस काम आएगी? मैं अपने तंत्र विद्या से अपने वश में की गई आत्मा को राजा जयगुप्त के वेश में सोई हुई रानी पल्लवी के सपन में भेजूंगा। पल्लवी के सपन में जाकर आत्माएं पल्लवी को आदेश देंगी कि वह चाहे जैसे भी हो राजा चित्रगुप्त से तुमसे विवाह करने के लिए तैयार करे। क्या ऐसा हो सकता चंडाल? क्यों नहीं राजकुमारी जी, तंत्र भला क्या नहीं हो सकता? तब तुम देर न करो चंडाल, आज ही रात्रि तुम अपने वश में की आत्मा को राजा जयगुप्त के वेश में पल्लवी के सपन में भेजो। चंडाल को ऐसा करने का आदेश दे कोमल महल की ओर चली गई। धवल देश में चित्रगुप्त और रानी पल्लवी के विरुद्ध यह कुल खिलने वाला था। दूसरी ओर राजा चित्रगुप्त और विजय नगर की पल्लवी से कह रहा था, रानी, आज वन में एक अजीब बात हुई। हमारी धवल देश की राजकुमारी कोमल से मुलाकात हुई। राजकुमारी कोमल के बार बार मुझसे विवाह करने की विनती करने लगी। अच्छा, फिर आपने उसे क्या कहा? महाराज, क्या आपने उसे पूर्ण निवेदन स्वीकार कर लिया? पल्लवी, क्या तुम हम पर इतना विश्वास है? हम तुम्हें वचन दे चुके हैं कि हम दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। हम तुम पर एक क्या सैकड़ों राजकुमारियां कुर्बान कर सकते हैं। कहकर चित्रगुप्त ने प्यार से पल्लवी की ओर देखा। फिर वह बेचारे को क्या पता किस्मत उसके विरुद्ध क्या कुछ कर रखने वाली है। उस रात को राजा धवल देश चंडाल तांत्रिक की आत्मा का आह्वान किया। आज्ञा दो मालिक, मुझे क्या करना है? तुम्हें राजा जयगुप्त के वेश में धारण कर कर रानी पल्लवी के सपन में जाना है और उससे कहना है। कहकर चंडाल ने आत्मा को विस्तार पूर्वक सब बात समझाई। ठीक है मेरे मालिक, मैं आज ही विजयनगर जाता हूँ। और अगले ही पल आत्मा विजयनगर की ओर उड़ चली।
इधर विजयनगर में राजमहल में रानी पल्लवी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सोई हुई थी। तब चंडाल तांत्रिक द्वारा भेजी गई आत्मा स्वर्गीय राजा जयगुप्त के वेश धारण कर पल्लवी के सपन में प्रकट हुई। पिताजी महाराज आप। हाँ बेटी पल्लवी, आज मैं एक विशेष प्रयोजन से स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे सपन में आया हूँ। आज्ञा दीजिए पिताजी महाराज। बेटी, चंद्रगुप्त के जन्म के पश्चात हमारे राजकीय वंश की बेल बढ़नी रुक गई। क्या तुम्हें यह बात पसंद है? पिताजी महाराज, मैं स्वयं इस बात के कारण इन दिनों बहुत ही चिंतित रहती हूँ। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिसे पिताजी महाराज करने से हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हो सके? मैं उसी उपाय बताने के लिए तुम्हारे सपन में आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो पल्लवी। तुम्हारी कोख से तो कोई संतान होगी नहीं, इसलिए तुम्हें अपने पति चित्रगुप्त को किसी प्रकार दूसरा विवाह के लिए राजी करना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? आप अपने बेटे का दूसरा विवाह करवाने के आदेश दे रहे हैं, जबकि आपके वंश में किसी राजा आज तक दूसरा विवाह नहीं किया। तुम्हारी बात तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है पल्लवी, लेकिन इस समय सवाल अपने मृत्य वंश को बचाने का है, इसलिए तुम्हें अपने पति को दूसरा विवाह कराना होगा। इसलिए पिताजी महाराज, मैं महाराज चंद्रगुप्त का दूसरा विवाह किस के साथ कराऊंगी? इसका समाधान भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। धौल देश की राजकुमारी कोमल के साथ तुम चित्रगुप्त का दूसरा विवाह होगा। याद रखो, तुम्हें हर हाल में राजकुमारी कोमल के साथ अपने पति का दूसरा विवाह कराना है, जैसी ही आपकी आज्ञा पिताजी महाराज। और तभी पल्लवी का सपन टूट गया और हड़बड़ा कर बैठ गई। यह मैंने कैसा विचित्र सपना देखा है। अपने ससुर को जीवित रहते हुए उसकी कोई बात नहीं टाली। अगर उसकी बात नहीं मानूंगी तो उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। तो क्या मैं महाराज चित्रगुप्त का दूसरा विवाह करवाने के लिए राजी करूं? यही ठीक रहेगा। अपने स्वार्थ के त्याग कर मैं पिताजी महाराज की बात मान लेनी चाहिए। दूसरे विवाह से महाराज चित्रगुप्त वह मेरा कुछ भला ही होगा। तभी तो स्वर्गीय पिताजी महाराज जयगुप्त ने सपन में आकर मुझे यह आदेश दिया। दूसरे दिन प्रातः रानी पल्लवी राजा चित्रगुप्त से कहा, महाराज आप, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ रानी? महाराज, मैं आपसे अपनी बात कहने से पहले आपसे वचन मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो कुछ कहूँगी उस बात को पूरा करोगे। रानी, यह कौन सा अंधा वचन मांग रही हो? क्या तुम्हारी बात जाने सुने बिना मैं अंधा वचन कैसे दे सकता हूँ? तो ठीक है महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। रानी, यह क्या, तुम तो बात सुनकर नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो भी कहोगी बिना सोचे समझे उस बात को पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सुनिए। चंद्रगुप्त की बात सुनकर पल्लवी ने संतोष की सांस ली। तो सुनिए महाराज, आपको दूसरा विवाह करना चाहती हूँ। रानी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। यह मैं आज संतान के लिए तरसती रही, अब मेरी यह आशा टूट चुकी है। मेरे स्वयं संतान होगी नहीं, इसके लिए आपका दूसरा विवाह करना चाहती हूँ। रानी, ऐसा न कभी नहीं हो सकता। सोच लीजिए महाराज, आपने मुझे वचन दे चुके हैं, जो भी कहूँगी उसे बिना सोचे समझे पूरा करेंगे। आप यदि अपनी बात से नहीं पूरा करते तो वचन हारते हैं। ओह रानी, यह तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। मैं तुमसे अंधा वचन नहीं देना चाहिए था, कहकर चित्रगुप्त सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद पल्लवी से बोला, ठीक है रानी, जब मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ तो अब पूरा भी करूँगा। तुम्हारी खुशी के लिए दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरा दूसरा विवाह किसके साथ करवाओगी? रानी, धवल देश की उसी राजकुमारी कोमल के साथ आपका विवाह होगा, जो आपसे कुछ दिन पहले वन में मिली थी। मैं स्वयं उससे विवाह करने की विनती की थी। यह सुनकर चित्रगुप्त पूरी तरह चौंका और सोच में पड़ गया। महाराज, सोच विचार छोड़िए और इसी समय दूत को के धौल देश के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजिए। ठीक है, जैसी तुम कहोगी वह अब वैसा ही होगा। चित्रगुप्त ने उसी समय पत्र लिखा और दूत को बुलाकर पत्र देते हुए कहा, दूत इसी समय धौल देश की ओर प्रस्थान करो। वहां जाकर तुम धौल देश को हमारा यह पत्र
पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। पत्र लेकर दूत तेजी से कक्ष से निकला। धवल देश पहुंचकर दूत ने पत्र धवल देश के धवल देश देव को सौंप दिया। धवल देव ने पत्र पढ़ा। राजा धवल देव, हम विजयनगर के राजा चित्रगुप्त तुम्हारी पुत्री कोमल के साथ विवाह करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है तो हमारे दूत को इसी संबंध में स्वीकृति व विवाह की तिथि के बारे में बता दो। राजा चित्रगुप्त। पत्र पढ़कर राजा धवलदेव कुछ सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचकर दूत से बोले, दूत, हम इस पत्र का जवाब तुम्हें कल देंगे। तब तक तुम्हें राजकीय अतिथि गृह में ठहरना होगा। जो राजन। दूत को अतिथि गृह में ठहरा कर राजा धवलदेव राजकुमारी कोमल के पास पहुंचा। कोमल बेटी, विजयनगर के राजा चित्रगुप्त ने तुम्हारे साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? कोमल सोच में पड़ गई। आह, तो चंडाल तांत्रिक का तंत्र विद्या ने अपना कमाल कर दिया। अभिमानी राजा चित्रगुप्त अपनी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा, यह मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था। क्या बात है बेटी, मेरी बात सुनकर तुम सोच में क्यों पड़ गई? क्या विवाह स्वीकार नहीं है? ऐसी बात नहीं है पिताजी महाराज, मैं इस बारे में आपसे क्या कहूँ। आप इस बारे में जो भी निर्णय लेंगे मुझे संघर्ष स्वीकार होगा। इसका मतलब तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? कहकर कोमल लज्जा से आंखें झुका ली। दूसरे दिन राजा धवलदेव ने चित्रगुप्त से कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि यह संबंध स्वीकार है। आज से ठीक 15 दिन पश्चात प्रातः लेकर धवलदेव आ सकते हैं। उस दिन हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है राजन, हम विजयनगर जाकर यह सूचना अपने महाराज को देता हूँ। ठीक 15 दिन पश्चात चित्रगुप्त और रानी कमल का विवाह धूमधाम से हो गया। जब वधू बनकर रानी राजकुमारी कोमल विजयनगर के महल में पहुंची तो रानी पल्लवी ने उसका स्वागत किया। बहन कोमल, विजयनगर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम मेरी तरह तुम यहाँ की रानी हो। विवाह की प्रथम रात्रि जब चित्रगुप्त पल्लवी के कक्ष में पहुंचा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ी। यह क्या महाराज, इस समय आप यहाँ? वहाँ आपने कक्ष में नई रानी कोमल अपनी प्रतीक्षा कर रही होगी। आज की रात आपको यहाँ नहीं वहाँ जाना होगा महाराज। रानी पल्लवी, मैं तुम्हें दिया वचन पूरा कर दिया। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। तुम्हारे कहने पर मैंने दूसरा ब्याह कर लिया, सचमुच अवश्य कर लिया। लेकिन याद रखो, राजकुमारी कोमल को कभी तुम्हारा स्थान नहीं दे पाऊंगा। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? कोमल आपकी पत्नी है, आप उसी के पास जाइए। ठीक है रानी, अगर मुझे अपने कक्ष से जाने को कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें त्याग कर राजकुमारी कोमल के पास नहीं जाऊंगा। इतना कहकर चित्रगुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। यह देखकर पल्लवी हक्की बक्की रह गई। ओह महाराज, मुझे यह किस दुविधा में डाल गए। नई बहू क्या सोचेगी? रानी पल्लवी ने आज रात भी महाराज चित्रगुप्त के पास नहीं भेजा, क्योंकि वह क्या जाने यहाँ क्या घटना घटी है। दूसरी ओर अर्धरात्रि तक राजकुमारी कोमल चित्रगुप्त की प्रतीक्षा करते करते थक गई और परेशान हो उठी। क्या बात है, राजा चित्रगुप्त अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? कहीं रानी पल्लवी ने तो उसे अपने पास नहीं रोक लिया? सारी रात इस प्रकार चित्रगुप्त कोमल के पास न आए। वह अपने वह अपने कक्ष में कोमल घायल नागिन की तरह तड़पती रही। इस प्रकार धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। इस बीच राजा चित्रगुप्त एक बार भी रानी कोमल से मिलने महल में नहीं गए। रानी कोमल यह देखकर बहुत दुखी हुई। ऐसा विवाह क्या फायदा? आज एक माह व्यतीत हो जाने के बाद भी मैं राजा चित्रगुप्त का चेहरे एक झलक नहीं देख पाई। इस प्रकार तो पिंजरे में बंद मैना की तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसी परिस्थितियों में मुझे चंडाल तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही कोई न कोई सुझाव देगा। यह सोचकर एक दिन चंडाल तांत्रिक के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। चंडाल, कुछ ऐसा जतन करो कि राजा चित्रगुप्त मेरे वश में हो जाए। वह रानी पल्लवी से नफरत करने लगे। राजकुमारी जी, राजा चित्रगुप्त तुम्हारे वश में होंगे तब तक किसी प्रकार रानी पल्लवी को उसकी नज़रों में गिरा सके। मैं रानी पल्लवी को राजा चित्रगुप्त की नज़रों में गिराने का उपाय मेरे पास है।
तुम किसी प्रकार की चिंता न करो राजकुमारी जी, चंडाल अब केवल तुम्हारा ही आसरा है। तब चंडाल ने उसे एक दीपक देते हुए समझाया, आज की रात यह दीपक रानी पल्लवी के कक्ष में जला देना। जब तुम राजा चित्रगुप्त के पास जाकर रानी पल्लवी के चरित्र पर तरह तरह के लांछन लगाना। चंडाल व्यर्थ ही रानी पल्लवी के चित्र चरित्र पर कीचड़ उछालने से क्या हासिल होगा। राजकुमारी जी, तुम्हें भला क्या पता कि तुम्हें क्या हासिल होगा। बस तब तुम चुपचाप रानी पल्लवी के कक्ष में जलते दीपक को करिश्मा देखना। ठीक है तांत्रिक, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। और चंडाल तांत्रिक अपनी योजना से विस्तार कोमल को समझाई। उसी रात चंडाल ने दीपक लेकर कोमल रानी पल्लवी के कक्ष में पहुंची। आओ रानी कोमल, आओ, कहो कैसे आई। दीदी, मैं आपके मायके से एक सुंदर दीपक लाई हूँ। मैं चाहती हूँ यह दीपक आपके कक्ष में रोशन करे। पल्लवी की स्वीकृति पाकर कोमल ने दीपक जलाया और झरोखे में रख दिया। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, कहकर वहां से कोमल चली गई। वहां से सीधी चित्रगुप्त के कक्ष में पहुंची। उसे सामने पाकर चित्रगुप्त की बूटी तन गई। तुम हमारे कक्ष में क्यों आई हो। क्या क्यों क्या एक पत्नी अपने पति के कक्ष में नहीं आ सकती महाराज। बकवास बंद करो, हमारी पत्नी केवल पल्लवी है। अब तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते, जाओ और चली जाओ यहाँ से। कोमल ने चित्रगुप्त का आदेश का पालन नहीं किया, वहीं खड़ी रही। कोमल, क्या तुम सुनाई नहीं दे रहा कि तुम्हें यहाँ से जाने का आदेश दे रहे हैं। महाराज, मैं यहाँ से जाने को तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें उस रानी के चरित्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जिसे तुम मुझसे अधिक नाज है, जिस पर तुम्हें बहुत नाज है। कोमल के मुख से रानी पल्लवी की बात सुनकर चित्रगुप्त चौंका। तुम सीता जैसी पवित्र रानी पे चरित्र के बारे में क्या कहना चाहती हो। तो सुनो महाराज पल्लवी, रानी पल्लवी सीता की पवित्र नहीं बल्कि एक चरित्रहीन स्त्री है। क्या भक्ति हो रानी पल्लवी के चरित्र पर कीचड़ उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती। महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, जाओ, आओ, तुम्हें प्रत्यक्ष रानी पल्लवी के चरित्रहीनता का नमूना दिखाती हूँ। ठीक है रानी कोमल, यदि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, याद रखो यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तब चित्रगुप्त कोमल के साथ रानी पल्लवी के कक्ष की ओर चल पड़े। जैसे ही दोनों रानी पल्लवी के कक्ष के समीप पहुंचे, अरे रानी पल्लवी के कक्ष से झरोखे से कौन आदमी चोरों की भांति कूदा है। यह चोर नहीं महाराज, बल्कि रानी का पल्लवी का प्रेमी है। क्या तुम सच कह रही हो। हाँ महाराज, यह आदमी प्रतिदिन रात को इसी समय प्रकार पल्लवी से मिलने आता है। सुनकर चित्रगुप्त हतप्रभ अपने स्थान पर खड़ा रह गया। खिड़की से कूदने वाला आदमी वहां से भाग गया। तब चित्रगुप्त ने आवेश में कांपता हुआ कोमल के साथ रानी पल्लवी के कक्ष में पहुंचा। पहुंचने पर उसे पल्लवी से पूछा, रानी पल्लवी, अभी भी तुम्हारे कक्ष के झरोखे से कौन आदमी बाहर कूदा। यह आप क्या कह रही हैं महाराज। इस समय आपके अलावा मेरे कक्ष में भला कौन पुरुष हो सकता है। रानी पल्लवी, हमने स्वयं अपनी आंखों से एक आदमी को तुम्हारे कक्ष से के झरोखे से कूदते देखा। सच सच बताओ वह कौन है। महाराज, आपको भ्रम हुआ, मेरे कक्ष में कोई नहीं आया था। पल्लवी, आज हमारे सामने तुम्हारे चरित्र की कलाई खुल गई है। अब हम एक पल भी तुम्हें अपने महल में नहीं रहने देंगे। महाराज, ऐसा अन्याय न कीजिए, मुझे निर्दोष को अपने से दूर न कीजिए। पल्लवी के कहने पर चित्रगुप्त ने पर असर नहीं हुआ। उसने तत्काल ही सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों, इस चरित्रहीन रानी पल्लवी को इसी समय बियाबान जंगल में छोड़ाओ ताकि वन के खुखार जानवर इसकी बोटी बोटी नोच खाए। जो आज्ञा महाराज। पल्लवी सैनिक ने पल्लवी का हाथ पकड़ लिया और घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी। कक्ष में जाते हुए पल्लवी ने उस दीपक को उठा लिया जिस दीपक को कोमल पल्लवी के कक्ष में जलाया कर गई थी।
पल्लवी के जाने के पश्चात चित्रगुप्त ने कहा, रानी को हम तुम्हारी आभारी हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम तुम्हें अपनी रानी पल्लवी का स्थान देते हैं। महाराज, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य समझा। महाराज, क्या जाने कि बेचारी पल्लवी मेरे फैलाए जाल में का शिकार हुई है। दूसरी ओर दोनों सैनिक रानी पल्लवी को बियाबान जंगल में छोड़कर वापस वे जाने कर लौट गए। हाय, अब मैं कहाँ जाऊँ? महाराज ने मेरे चरित्र पर शक किया, इसलिए अब मुझे जीना बेकार है, मुझे यहाँ से मर जाना चाहिए। यह सोचकर पल्लवी वन में आगे बढ़ी। कुछ दूर पर एक गहरा सरोवर था। मुझे सरोवर में कूद कर प्राण त्याग देने चाहिए। पल्लवी जैसे ही सरोवर में कूदने के लिए उद्वल हुई, ठहरो बेटी। आवाज सुनकर पल्लवी की कदम झांक के तहाँ रुक गई। ऋषि आप यहाँ आकर उससे कहा पास आकर कहा, बेटी तुम्हें क्या दुख है? तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? ऋषि, और मैं भाग्य की मारी हूँ। विजयनगर की अभागिन रानी पल्लवी हूँ। रानी पल्लवी ने राजा पल्लवी ऋषि को अपनी आप बीती सुनाई। पल्लवी की दुख भरी कहानी सुनने के बाद ऋषि ने उससे कहा, बेटी पल्लवी, आज तुम ऋषि सुबक ऋषि के पास पहुंच चुकी हो। आज से तुम्हारा धर्म पिता हूँ। यह सुंदर जीवन मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जाओ, हमारे आश्रम चलो। उसी दिन रानी पल्लवी साध्वी बनकर आश्रम में ऋषि के साथ आश्रम में रहने लगी। पल्लवी के चले जाने पर कोमल बहुत खुश थी। अब राजा चित्रगुप्त के आगे पीछे घूमते और कोमल से कहते, रानी कोमल, तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना कि असली दाम्पत्य सुख क्या होता है। बस अब भगवान से यही दुआ, जल्दी से हमें एक चांद सा बेटा दे दे। इस प्रकार चित्रगुप्त सुख चैन रानी कोमल अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरी ओर दूसरे ही दिन आश्रम की सफाई करते पल्लवी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब राजा जब ऋषि ने नाड़ी का निरीक्षण किया था चौक का, वो पल्लवी मां बनने वाली है। रानी पल्लवी जब अपने गर्भवती होने का पता चला तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। क्या पल्लवी, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, मां बनना तो नारी के गौरव की बात है। आप ठीक कह रही है ऋषिवर, लेकिन मेरे पति चरित्र पर शक करने मुझे अपने महल से निकाल चुके हैं। अब कौन इस बात पर यकीन करेगा मेरे कोख में उत्पन्न होने वाला बच्चा महाराज चित्रगुप्त का है? इसी बात को सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओ, यह हमने सोचा ही नहीं था पल्लवी, कहकर इसी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद सोचने कर बोले, पल्लवी, बेटी पल्लवी, फिक्र न करो, जैसे भी होगा मैं तुम्हारे माथे पर लगा कलंक अवश्य मिटाऊंगा। लेकिन ऋषिवर कैसे? पल्लवी ऋषि पल्लवी, कल राजा चित्रगुप्त इसी वन में शिकार खेलने आने वाले हैं। तब उसकी आंखों पर छाए भ्रम के पर्दे को हटाऊंगा। कहकर सुनकर पल्लवी की आंखें आशा की किरण चमक उठी। दूसरे दिन शिकार खेलने चित्रगुप्त अमृत ऋषि के आश्रम के बाहर से गुजरा। ऋषि ने आवाज लगाई, राजन रुको। चित्रगुप्त ने तत्काल ही अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतरकर ऋषि के पास पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर, चिरंजीव रहो। हमारे आश्रम में इस प्रकार राह में छोड़कर आप क्यों जा रहे थे? आइए कुछ हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए। ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। चित्रगुप्त ने अपने घोड़े को आश्रम के बाहर बांध दिया और आश्रम में अंदर चल पड़ा। कुटिया में चित्रगुप्त के साथ ऋषि के साथ आदरपूर्वक बिठाया और पुकारा, बेटी, अतिथि के लिए जलपान ले आओ। और कुछ ही देर में पल्लवी जलपान लेकर कुटिया में प्रवेश किया। तुम यहाँ चरित्र नारी ऋषि के आश्रम में? राजन, जिस रानी को तुम चरित्र कह रहे हो वह सती सावित्री है। तुम भ्रम के शिकार हो गए हो राजन। यह आप क्या कह रहे हो ऋषिवर? मैंने स्वयं अपनी आंखों से पल्लवी की चरित्रहीनता का प्रमाण देखा है। वह तुम्हारी दृष्टि भ्रम था राजन। वह उस दीपक की रोशनी का कमाल था जो तंत्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया गया था। वास्तव में रानी पल्लवी के कक्ष में झरोखे में कोई आदमी नहीं कूदा था। आप कौन से दीपक की बात कर रहे हैं ऋषिवर?
तब ऋषि ब्रह्मक ऋषि ने अपनी ऊपर पलवी के दीपक के लिए आई, जिसे महल से निकलते समय उठा लाई थी। रानी, अब यह दीपक की कहानी अपनी जवानी सुनाना, जब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा। यह क्या गोरख धंधा है। और ऋषि दीपक को अपने सामने रखा और आंखों मूंद कर बैठ गए। कुछ पल बाद उन्हें चारों ओर प्रकाश की किरण फैल गई और अचानक दीपक जल उठा। अरे! तब ऋषि ने आंखें खोलकर दीपक से कहा, दीपक, तुम्हें अपनी जुबानी रानी चित्रगुप्त को सच सच बताओ। जो आज्ञा ऋषिवर। राजन, शनबर ऋषि सच कह रहा है। उस दिन मैं अपने रानी पल्लवी के कक्ष में झरोखे से जिस आदमी को कूदते देखा, वह रोशनी का कमाल था। आपके और रानी पल्लवी के प्यार की जलकर रानी कोमल ने चंडाल तांत्रिक से लाई, वह उसी का किया धरा है, कहकर दीपक ने सविस्तार सारी बात चित्रगुप्त को बताई। ओह! रानी कोमल इतनी निष्ठुर और चाल भी चल सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी न था। एक बात और सुन लो राजन, इस समय ऋषि की के तेज के अधीन हूँ, इसलिए इस समय जो भी कहूँगा सच सच कहूँगा। रानी कोमल से तुम्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे चलकर वह तुम्हारे लिए मौत का कारण भी बन सकती है, इसलिए भलाई इसी में है, तुम रानी कोमल के साथ चंडाल तांत्रिक को सिर्फ मौत के घाट उतार दो। ओह! मेरे ही महल में यह सब षड्यंत्र हुआ, मुझे पता भी नहीं। राजन, चंडाल तांत्रिक इस समय विजयनगर के राजमहल में रानी कोमल के पास पहुंचा हुआ है। उन दोनों को मारने का यह अच्छा अवसर है, लेकिन वहां पहुंचते ही 2 दिन बीत जाएंगे, तब उन्हें किस प्रकार मार सकूंगा। इसकी चिंता न करो राजन, आप मुझ पर 7 बार पृथ्वी पर पटके। ऐसा करते ही विजयनगर में रानी कोमल और चंदन तांत्रिक की मृत्यु हो जाएगी। और चित्रगुप्त ने दीपक को लेकर 7 बार पृथ्वी पर पटका, जिससे विजयनगर में राजमहल में चंडाल तांत्रिक व कोमल छटपटाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आह! मैं कुछ ही देर में दोनों एड़ियां रगड़ रगड़ कर प्राण त्याग दिए। तब सुम्प्रक ऋषि ने चित्रगुप्त से कहा, राजन, रानी पल्लवी मां बनने वाली है, ले जाओ साथ वापस विजयनगर। जो आज्ञा महाराज। चित्रगुप्त रानी पल्लवी को वापस विजयनगर ले आए और उचित समय पर रानी पल्लवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब चित्रगुप्त की वर्षों की मुराद पूरी हो गई थी। समाप्त।